नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी जेपीएनआईसी अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे एलडीए को सौंपा गया है। अखिलेश इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे अखिलेश का भ्रष्टाचार बताया। और इसके बाद आपको बताएंगे, बीजेपी सांसद भोला सिंह ने पूछा है कि रमजान में अगर दिक्कत नहीं तो कावड़ पर पहचान को लेकर क्यों है। एसपी विधायक जियाउद्दीन ने भी समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही बात करेंगे निषाद समाज को एससी आरक्षण नहीं मिलने पर संजय निषाद ने नाराजगी जताई है। साथ ही कहा है कि जब निषाद बटन नहीं दबाता है तो कांग्रेस, एसपी, बीएसपी डूब जाती है। बीजेपी को इसको समझना चाहिए। और फिर जानेंगे, सीएम योगी ने 3 दिवसीय यूपी आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ कर दिया है और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आम महोत्सव से यूपी के आम को ग्लोबल पहचान मिलेगी। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। दो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज पार्टी ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और इस बार संजय निषाद ने साफ कह दिया है कि आरक्षण को लेकर समाज नाराज है। ऐसे में जब समाज नाराज है तो ये मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं नाराज नहीं। संजय निषाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब निषाद बटन नहीं दबाता है तो कांग्रेस, सपा, बसपा डूब जाती है। ऐसे में बीजेपी की एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान दे सकती है। देखिए रिपोर्ट। दो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अनुसूचित जाति के आरक्षण की आस लगाए बैठी निषाद समाज पार्टी ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बीजेपी से साफ कह दिया कि आरक्षण को लेकर समाज नाराज है। ऐसे समय में जब समाज नाराज है तो वो कैसे कहें कि नाराज नहीं है। और मर्यादित तो मैं कभी तो नाराज है, लेकिन समाज मेरा जो है जो सदियों से अंग्रेजों मुगलों से लड़ा हो, उजड़ा हो, कानून से उजाड़ा गया हो, भूमिहीन हो, आज इसका हिस्सा हाथी वाले खा रहे हों, साइकिल वाले खा रहे हों, तो भाजपा अभिभावक है तो हिस्सा इनका देना। वादा किया था आरक्षण का, तब समाज नाराज होगा तो उसकी बात तो बतानी पड़ेगी ना। संजय निषाद ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब निषाद बटन नहीं दबाता है तो कांग्रेस, सपा, बसपा डूब जाती हैं। ऐसे में बीजेपी की एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान दे सकती है। मेरा समाज तो निषाद पार्टी के साथ खड़ा है, टोपी झंडा लगा के, लेकिन जो भी इसके साथ अन्याय करता है, कांग्रेस ने धोखा दिया, बटन छूना बंद कर दिया। जब निषाद बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस देखो डूब गई। हाथी छूना बंद कर दिया, हाथ की गिर गई, खत्म। साइकिल छूना बंद कर दिया, हाफ हो गई। भाजपा का बटन छूना दिया, 7 हो गए। तो ये निषाद 18% बहुत होते हैं। आज के दिन में छोटी छोटी गलती बहुत नुकसान होती है। संजय निषाद का कहना है कि निषाद समाज को उसका हक मिलना चाहिए, उसे ओबीसी की जगह अनुसूचित जाति में जगह मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करके इसे एलडीए को सौंपने के आदेश के बाद से सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और अब वो इसे खरीदना चाहते हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जेपीएनआईसी को अखिलेश यादव का भ्रष्टाचार बताया है। उन्होंने कहा कि जेपीएनआईसी के नाम पर भ्रष्टाचार कर जनता का पैसा लूटा गया। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में बने जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग कर योगी सरकार ने इसे अब एलडीए को सौंप दिया है। अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि एलडीए अगर इसे बेचेगा तो समाजवादी पार्टी इसे खरीद लेगी। एलडीए अगर बेचना चाहे तो समाजवादी पार्टी जेपीएनआईसी को लेना चाहेगी। जेपीएनआईसी से पॉलिटिकल इमोशनल रिलेशन समाजवादी पार्टी का है, अटैचमेंट है, क्योंकि नेताजी ने शुरू किया था। उस समय तमाम समाजवादी नेता, मोहन सिंह जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, रामचंद्र दास जी, ये तमाम नेता उस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसलिए ये समाजवादियों की देन है लखनऊ के लिए। वहीं बीजेपी ने जेपीएनआईसी को अखिलेश यादव का भ्रष्टाचार बताया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि इन 12 सालों में जेपीएनआईसी करप्शन का अड्डा बन गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जिस ढंग से जेपीएनआईसी पर हायतोबा कर रहे हैं, 12 से 17 तक उनकी सरकार का जो कार्यकाल है वो कामों के नहीं कारनामों के लिए जाना जाता रहा है। भ्रष्टाचार के
ढेर सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। JPNIC के मामले में तो उन्होंने हद कर दी। जो प्रोजेक्ट मात्र 265 करोड़ का था उसको एक्सीड करते करते आप 864 करोड़ तक ले गए और 821 करोड़ खर्च करने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने JPNIC के नाम पर भ्रष्टाचार कर जनता का पैसा लूटा। अब योगी सरकार इसे नियम कायदों के तहत सही तरीके से संचालित करेगी। धन्यवाद अदा करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का और पूरी कैबिनेट का, जिन्होंने इतने बड़े जनता की धनराशि को सेव करते हुए दोबारा उसे LDA में समाहित करके JPNIC सोसाइटी को भंग करके समाप्त करके LDA को देकर इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। हम तीसरी पार्टी को निविदा के माध्यम से देंगे और बगैर किसी सरकारी धन के उपयोग के इसको व्यवस्थित ढंग से संचालित करेंगे, मेंटेन करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस ढंग से भ्रष्टाचार की सारी हदें समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में की हैं, उसका इन्हें जवाब देना चाहिए। योगी कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में JPNIC को लेकर अहम प्रस्ताव पास हुआ। JPNIC सोसाइटी को भंग कर उसे संचालन और रखरखाव का जिम्मा लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लंबे समय से बंद पड़े JPNIC का मुद्दा लगातार उठता रहा है। अब सरकार ने इसके संचालन की जिम्मेदारी LDA को दे दी है। 2017 तक JPNIC का 20% काम अधूरा था। साल 2017 में बीजेपी सरकार ने इसमें काफी खामियां पाई और काम रुक गया। बीजेपी ने पूछा है कि करीब 266 करोड़ का प्रोजेक्ट 860 करोड़ तक कैसे पहुंच गया। इतना खर्च होने पर भी काम अधूरा कैसे रह गया, देखिए। – 2017 तक JPNIC का करीब 80% काम पूरा हो गया था, लेकिन साल 2017 में प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर इसका निर्माण रुक गया था। इसका निर्माण 860 करोड़ की लागत से हुआ है। JPNIC परियोजना की शुरुआत 2013 में SP सरकार के समय हुई थी। इसकी प्रस्तावित लागत LDA के जरिए 421 करोड़ से ज्यादा आंकी गई थी। इसके बाद इसे 265 करोड़ से ज्यादा रुपए तक सीमित किया गया, लेकिन 2015 में लागत बढ़कर 615 करोड़ 44 लाख रुपए की गई। फिर उसी साल इसे 757 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंचाया गया। नवंबर 2016 में तीसरी बार रिवीजन के बाद लागत 864 करोड़ 99 लाख हो गई, यानी प्रस्तावित लागत का 2 गुना से भी ज्यादा। इस राशि में से 821 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन परियोजना आज तक अधूरी पड़ी है। ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है, जहां जनता का पैसा लूटा गया, बदले में मिला सिर्फ एक अधूरा ढांचा। योगी सरकार ने इसे अब लखनऊ विकास प्राधिकरण को सौंप दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको मेंटेन करेगा। लखनऊ जो पहले व्यवस्था थी उसमें उसको जो गठित इसकी समिति थी, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हेतु पूर्व में गठित JPNIC सोसाइटी को ये भंग कर दिया गया है। उसको भंग करते हुए केंद्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने तथा इसके संचालन का दायित्व भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष आया था, जिसको मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। JPNIC परियोजना को पूरा करने के लिए अब LDA ने नया प्रस्ताव तैयार किया। निजी सहभागिता के जरिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि RFP और लीज या रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के तहत परियोजना को पूरा करने की योजना बनाई गई है। इस मॉडल के तहत निजी एजेंसी के जरिए अधूरे काम पूरे होंगे, जिससे शासन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ ना पड़े और परियोजना संचालित हो सके। LDA ये भी सुनिश्चित करेगा कि स्ट्रक्चर पर किए गए खर्च को निजी संचालक से एक निश्चित अवधि में वसूला जाए। लंबे समय से बंद पड़े JPNIC का मुद्दा लगातार उठता जा रहा है। अब सरकार ने इसके संचालन की जिम्मेदारी LDA को दे दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीधे तौर पर इसे खरीदने की बात कर रहे हैं, जबकि ये इमारत उन्हीं की सरकार के दौरान बनाई गई थी। 2 गुनी लागत लग गई जितनी लागत तय थी, और
अब इसको योगी सरकार एक्शन में आई है और योगी सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को इसके रखरखाव का जिम्मा सौंप दिया है। अब इस इमारत के दिन बहुरने का इंतजार हो रहा है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और सीएम योगी ने 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 का शुभारंभ कर दिया है। इसमें जब योगी आम किस्म के आम पर उनकी नजर पड़ी तो मुस्कुराए बिना वो रह ना सके। सीएम योगी ने हंसते हुए कहा कि ऐसे 2.5 से 3 किलो तक के आम देखकर आश्चर्य होता है। ये न केवल स्वाद में बेजोड़ है बल्कि ग्लोबल मार्केट में यूपी की शान बढ़ा रहे हैं। देखिए, लखनऊ में सीएम योगी ने आम महोत्सव का आगाज किया। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर आम के कंटेनर को दुबई और लंदन के लिए रवाना किया। इस दौरान करीब 800 किस्मों के आम की प्रदर्शनी का सीएम योगी ने जायजा लिया। आम महोत्सव से यूपी के आम को ग्लोबल पहचान मिलेगी। और केवल आम के उत्पादन, उसके लिए बाजार की व्यवस्था, उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि अन्नदाता किसान के मन में खेती के बारे में, औद्यानिक फसलों के बारे में, तकनीक के बारे में एक विश्वास पैदा करने का भी ये आम महोत्सव एक माध्यम बनने जा रहा है। वहीं आम महोत्सव के दौरान सीएम योगी ने उद्यान मंत्री दिनेश सिंह की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने सबसे पहले रायबरेली के बागवान को सम्मानित करवाया। पता नहीं कि रायबरेली में बागवानी हो भी रही है या नहीं। और मैं देख के भौचक था कि सबसे पहले उन्होंने रायबरेली के बागवान को सम्मानित करवाया। पता नहीं रायबरेली में बाग हैं कि नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि मुझे 2.5-3 किलो के आम देखकर हैरानी हुई। यहाँ जो इसका स्वाद लेगा उसे ही पता चलेगा सचमुच आम फलों का राजा है। और मुझे देख के आश्चर्य कर रहा था, 2.5 किलो के, 3-3 किलो के आम देख के आश्चर्य हो रहा था। आम सामान्य लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो यहां प्रदर्शनी में आके देखेगा, उसके स्वाद को चखेगा, तो सचमुच आम फलों का राजा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में किसानों को हर सुविधाएं मिल रही हैं। किसानों के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने पूछा है कि रमजान में अगर दिक्कत नहीं तो कांवड़ पर पहचान को लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? कांवड़ रूट पर नेम प्लेट से विपक्ष को दिक्कत क्यों है? वहीं एसपी विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने समुदाय विशेष को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। मौलाना इसहाक गोरा ने कहा है कि पहचान चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हर त्योहार पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कांवड़ रूट पर पहचान अभियान को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने एसपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के रोजे रखने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, तो कांवड़ पर पहचान को लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? जब मुस्लिमों के रोजे होते हैं तो उसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है कि उनके रोजे टूटे, कोई व्यवधान उसमें नहीं होता। जब आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है, कावड़ियों की आस्था है, तो उसमें शुद्ध भोजन उनको मिले, इतनी सी सरकार की और संगठनों की चिंता है। अगर वो बता देंगे उसमें तो कोई आपत्ति तो उनको नहीं होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति करके एक धर्म को भड़काने का काम कर रहे हैं। बलिया में एसपी विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने कांवड़ पर पहचान अभियान को लेकर कहा कि सिर्फ एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है।
मुसलमान तो भयभीत है इस सरकार से, और वो मन बना चुका है कि इस सरकार में हमको न्याय नहीं मिलने वाला। जितना उत्पीड़न करना चाहें योगी जी कर लें, वो इंतजार कर रहे 2027 को अखिलेश जी का, उसके बाद हम जो करना वो करेंगे, उनको न्याय मिलेगा। मौलाना इसहाक गोरा ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहचान चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हर त्योहार पर सियासत नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो आदेश की बात आ रही है कि उनको अपना नाम उजागर करना होगा, यानी नेम प्लेट लगानी होगी, तो कहीं ना कहीं लोगों को उसको लेकर टीस हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसमें नाम को उजागर करने की क्या आवश्यकता है। क्या ये नाम का जो रिवाज जो चला है कांवड़ यात्रा में और त्योहारों में भी किया जाएगा। कांवड़ रूट पर ढाबा और होटल वालों की पहचान को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी जहां नियम कानूनों का हवाला दे रही है, वहीं एसपी कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबा विवादों में आने के बाद बंद कर दिया गया। स्वामी यशवीर महाराज के समर्थकों ने एक कर्मचारी के कपड़े उतरवाकर चेकिंग की कोशिश भी की। कर्मचारी ने अपना नाम गोपाल बताया, लेकिन बाद में इसका असली नाम तजम्मुल सामने आया और होटल में ग्राहक न आने की वजह से इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। मुजफ्फरनगर में जिस पंडित जी वैष्णो ढाबा के मामले में बवाल मचा था, उसे बंद कर दिया गया। दावा किया गया कि 28 जून को हुई घटना के बाद वहां लोगों ने आना ही बंद कर दिया था। हमारे 5 लोगों का स्टाफ है, 1000-1500 रुपए का राशन हम खा लेते हैं। हमारी कोई दुकानदारी नहीं हो पाएगी, लेबर हमारी खर्चा नहीं निकल पाएगा। कहाँ से तो हम रेंट दे देंगे, कहाँ से हम अपनी दिहाड़ी दे देंगे। 4-4 दिन की इनकी दिहाड़ी हो गई है, बताइए। सुबह से बैठे एक कप चाय तक नहीं बेची है, हम लोगों ने खुद चाय नहीं पी है। मीडिया वजह की है यहाँ पे। अब आप एक बात कहिए, ये इनकी दिहाड़ी है, बच्चे इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी दिहाड़ी तस्वीर महाराज दे देंगे। आरोप लगा था कि 28 जून को पंडित जी वैष्णो ढाबा पर काम करने वाले एक कर्मचारी की पैंट उतरवाकर उनका धर्म पता करने की कोशिश की गई थी। कर्मचारी ने अपना नाम गोपाल बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसका असली नाम तजम्मुल है। तजम्मुल। उस वक्त गोपाल क्यों बताया था आपने? जी मैंने पता भी कह रखी थी होटल वालों ने। किसने दबाव दिया था आपके ऊपर? होटल वाले ने। होटल वाले कौन, नाम बताइए। सनोवर। सनोवर ने क्या कहा था? सनोवर ने अरे अपना नाम गोपाल बताइए जी। गोपाल बताइए ना अपना नाम। ढाबे कर्मचारी के नाम का खुलासा होने के बाद मामला गर्मा गया था। ढाबा चलाने वालों का कहना है कि मीडिया और बाकी लोगों का यहां आना बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने ये ढाबा कुछ वक्त के लिए अपनी मर्जी से बंद किया है। यहाँ पर जो ढाबा है, जो ढाबे के कर्मचारी हैं और ढाबे के मालिक हैं, उन्होंने ये ढाबा कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए बंद कर दिया है, स्वेच्छा से ही बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इनका कहना यह है कि लगातार मीडिया का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ था, अन्य लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, इसलिए ग्राहक नहीं आ रहे थे। और ग्राहक ना आने की वजह से जो इनके कर्मचारी है, जो स्टाफ है, उनकी प्रतिदिन के जो पैसे हैं वो इनके ऊपर चढ़ रहे थे। तो इस वजह से तंग आकर के इन्होंने बंद कर दिया है। अब ये कब खोलेंगे वो तो इन्हीं के ऊपर निर्भर है, लेकिन फिलहाल परेशान होकर इन्होंने बंद कर दिया है और स्वतः ही बंद किया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सियासी लड़ाई तेज हो गई है। महागठबंधन ने चुनाव आयोग को घेरते हुए वेरिफिकेशन की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और बीजेपी ने महागठबंधन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों पर एनडीए ने पलटवार किया, महागठबंधन पर भ्रम फैलाने और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। वोटर लिस्ट में सुधार, सियासत आर पार। बिहार में चुनावी लड़ाई, वोटर लिस्ट पर गरमाई। वोटर लिस्ट पर घमासान, हिंदू बनाम मुसलमान। बिहार चुनाव से पहले वोटर वेरिफिकेशन पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। विपक्ष ने वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं और कानूनी लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है। इतिहास में आज़ादी के बाद में पहली बार इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पे जो भी लोग थे, चेयरमैन थे, मेंबर थे,
या जो भी व्यवहार किया गया है, जिसने भी किया है, मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैंने कभी सुना ही नहीं। चुनाव आयोग आज कटघरे में है, सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग जो प्रक्रिया बिहार में वोट रिवीजन का करा रही है, उसमें कई खामियां हैं, कई सवाल खड़े हुए हैं। मेरा तो उनसे एक ही गुजारिश है कि आपको 20% लोगों को काटना है तो सीधा वोटर लिस्ट से 20% लोगों को गायब करो। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? उनका जिम्मेदारी है, उनकी दायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि एक एक वोटर का वोट का हक बचाना। विपक्ष के आरोपों पर एनडीए ने पलटवार किया है। महागठबंधन पर भ्रम फैलाने और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। विपक्षी भयभीत है, वो समझ रहा है कि मैं चुनाव हार रहा हूं, क्योंकि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी, अब बूथ से जो जिन निकलता था लालू यादव का, वो जिन को खत्म करने का चुनाव आयोग पूरी व्यवस्था बना दिया है। बिहार में वोटर लिस्ट पर मचे घमासान के बीच चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। चिराग ने इसे विपक्ष का भ्रम फैलाने वाला बयान बताया। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि महागठबंधन का एजेंडा सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण है। अब देखना होगा कि वोटर लिस्ट सुधार की इस प्रक्रिया पर सियासी घमासान का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ता है।